अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी आर डूइंग द ऑर्थोपेडिक्स पोर्शन ऑफ सर्जरी। इसके अंदर आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, हाउ फ्रैक्चर्स हील, पीडियाट्रिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स और फिर अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी रीजन्स आपने उनके ट्रॉमास डिस्कस करने हैं। हेड एंड नेक ट्रॉमा, स्पाइन ट्रॉमा, थोरेसिक ट्रॉमा, एक्सट्रीमिटी ट्रॉमास। उसके अलावा हमने और 2-3 चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ से करवाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बुक को ही निचोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में पास्ट पेपर्स भी हो जाएंगे, तो जो अगर कोई चीज़ रह गई तो वो मैंने साथ में बुक भी ऐड कर दी है, तो वो हम साथ में बुक से भी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स की टाइप्स आपने जब अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पढ़ी होंगी ना, तब भी पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होती हैं? वी हैव ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, टीयर टोरस और बकल फ्रैक्चर। मैं आपको इनके साथ साथ विद डायग्राम एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के ना, मतलब ये अगर आपकी बोन है ना, तो इस तरह का फ्रैक्चर जो बिल्कुल बोन के परपेंडिकुलर होना, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है कि आपकी बोन ना फ्रैक्चर तो हुई है, लाइक अगर ये बोन है और ये यहाँ से टूटी तो है बट उसका एक पोर्शन जुड़ा हुआ है और यहाँ से टूटा है, तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जहाँ से टूटी होती है ना, फिर बोन यूं इस साइड इस तरह से बेंड हो जाती है। उसके बाद है जी टोरस और बकल फ्रैक्चर। ये भी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जब आपकी बोन ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी बोन कंप्रेस हो रही होती है, यहाँ से भी कंप्रेस हो रही होती है, ये भी बीच में से जुड़ा होता है और साइड से कंप्रेशन की वजह से बोन जो है वो टूट जाती है। समटाइम्स बेंड हो जाती है, समटाइम्स नहीं होती। उसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर है। स्पाइरल फ्रैक्चर आपका इस तरह से होता है, इफ दिस इज योर बोन, तो स्पाइरल फ्रैक्चर ना इस तरह से करके होगा, स्पाइरल शेप के अंदर, यानी बोन ऐसे करके टूटेगी, फ्रंट से इस तरह से और फिर बैक पे जाकर इस तरह से। ये जो पोर्शन है ये बैक पे होगा और ये फ्रंट पे होगा। इस तरह से स्पाइरल सी अगर फ्रैक्चर हो तो उसको हम स्पाइरल कहेंगे। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है कि मतलब कोई चीज़ ऊपर से गुजर जाए ना बोन के, लाइक ये बोन थी, सेंटर से क्या होगा, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ और बोन बड़े छोटे छोटे पीसेस के अंदर ना टूट गई, तो छोटे छोटे पीसेस में जब टूट जाती है उसको हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद है जी कंप्रेशन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इन विच कैंसलस बोन collapses and compresses upon itself. It commonly occurs in vertebral bodies following trauma to spine. कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है जब आपकी आपकी बोन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जो स्पंजी बोन वाला पोर्शन है ना, वो जब आपका कंप्रेस होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाए ना, तो उसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं कि पहले बोन की कोई पैथोलॉजी हुई हुई है, बोन इतनी वीक हो गई है कि हल्के से ट्रॉमा से भी वो टूट गए, तो उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। डिक्रीज इन द बोन स्ट्रेंथ ड्यू टू बोन डिजीज और माइनर ट्रॉमा दैट लीड टू बोन फ्रैक्चर। सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर ये होता है कि क्लोज फ्रैक्चर को हम क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रैक्चर होता है बट स्किन पे कोई नज़र नहीं आ रहा होता, स्किन ब्रीच नहीं होती बेसिकली। और अगर ब्रीच हो जाए तो उसको हम ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ये टाइप्स हो गई। उसके बाद आ जाते हैं जिस सिनेरियो पर। अ 30-year-old pedestrian was hit by a bumper of a car leading to open fracture of lower limb, lower third of right tibia and fibula and brought to emergency of your hospital. ओपन फ्रैक्चर से आपकी क्या मुराद है? ठीक है, आपने वो बताना है। 4 कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर की वजह से ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज वूंड होता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी एम्बोलिज्म हो सकती है अगर बोन मैरो लीक हो जाए, और मैल यूनियन, ठीक है, अगर ख़राब जुड़ेगी तो वो मैल यूनियन हो जाएगा और इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है नियर बाय मसल्स और टेंडन्स का। ठीक है, उसके बाद है जी ब्रीफली आउटलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब भी आपने किसी भी फ्रैक्चर को मैनेज करना है ना, तो देयर इज़ अ ट्रीटमेंट आउटलाइन, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी किसी भी फ्रैक्चर की आपसे ट्रीटमेंट पूछी जाए तो आपने उन्हीं हेडिंग्स में उसको बताना है। सबसे पहले आपने इनिशियल ट्रीटमेंट देनी है, फर्स्ट आपने हेडिंग्स में लिखना है। अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस पूछी गई हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी पूछी गई तो आप पहले हेडिंग्स इन्वेस्टिगेशन की दे के एक्सरे और आप जो है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनिशियल मैनेजमेंट की हेडिंग देनी है जब आपसे मैनेजमेंट पूछी जाए। उसमें आपने लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ATLS गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। ATLS गाइडलाइंस अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, उसमें हम ABCD देखते हैं, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और वो सारा कुछ असेस करते हैं ताकि पेशेंट उनकी वजह से किसी कॉम्प्लिकेशन में ना चला जाए। सेकंड स्टेप होता है लेग को या जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है उसको इमोबिलाइज करना। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देना, टेटनस की वैक्सीन देना, पेन रिलीफ करना, और वूंड है अगर बाहर से देखने पर तो उसको वॉश करना, उसकी साफ़ करना, उसको डिब्राइड करना। ठीक है, ये इनिशियल ट्रीटमेंट है, ये आपने हर फ्रैक्चर में देनी होती है। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम ओपन रिडक्शन करते हैं, यानी सर्जिकली उसको खोल के हम वहाँ पर बोन्स को उसकी जगह पे फिक्स करते हैं, बोन को उसकी जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन या इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं, मतलब बोन को उनकी जगह पे लाने के बाद वहीं पर फिक्स कर देना है, उसको हम फिक्सेशन कहेंगे, जोड़ देना है। वो ओपन भी हो सकती है, वो क्लोज भी हो, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल फिक्सेशन में बेसिकली नज़र नहीं आता बट रॉड्स डलते हैं और वो लेग के अंदर डलते हैं, वो नज़र नहीं आते। और एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है जैसे आपने लेग्स में देखा होगा ऑर्थो वार्ड के पेशेंट के ना, बाहर स्क्रूज और नट्स और वो इतना कुछ लगा होता है, वो एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है जो नज़र आ रहा होता है। ठीक है,
और प्लास्टिक सर्जिकल इंटरवेंशन बाय फ्लैप्स, ठीक है, स्किन में अगर डैमेज हो तो फिर उसमें करते हैं। दिस इज़ योर ट्रीटमेंट आउटलाइंस फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। इसके अलावा आपने हमेशा याद रखना है, यंग पेशेंट है तो उसके अंदर हम लोग ओपन रिडक्शन और फिक्सेशन करते हैं, और अगर बहुत ओल्ड एज पेशेंट है तो उसके अंदर फिर हमारा चॉइस ऑफ जो ट्रीटमेंट है दैट वुड बी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है एओ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर की एक तो हमने ऊपर पढ़ी वो टाइप ऑफ फ्रैक्चर था ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ फ्रैक्चर, यानी उसकी कैसी अपीयरेंस होती है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं दैट बेसिकली क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन बेसिकली डॉक्टर्स के अमंग यूज़ होती है। हम फ्रैक्चर पूरा नहीं लिखते, हम उसको एक कोड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब उस कोड में तीन डिजिट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर समझा देती हूँ, लाइक 1-3A, ये पूरा एक फ्रैक्चर मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है ना दैट इंडिकेट्स द बोन, ठीक है। मोस्टली बोन्स को अगर आप देखें ना तो ह्यूमरस को भी 1 स्कोर देते हैं, फीमर को भी 1 स्कोर देते हैं, रेडियस अल्ना का 2-2 स्कोर होता है, और टिबिया फिबुला का भी 2-2 स्कोर होता है, ठीक है। तो मोस्टली फ्रैक्चर्स इन्हीं बोन्स के होते हैं। तो अगर आपका ह्यूमरस का फीमर का फ्रैक्चर है तो आप फर्स्ट पे 1 लिखेंगे, ये बोन्स को डिनोट करता है, ठीक है। और 3 इंडिकेट करता है आपके पार्ट ऑफ द बोन को, लाइक डायाफिसिस, मेटाफिसिस और एपिफाइसिस, ठीक है। तो इस आपके ऑर्डर में सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल मेटाफिसिस, ठीक है, फिर आता है डायाफिसिस और फिर आता है एपिफिसिस। तो 1 2 3, अगर डायाफिसिस में फ्रैक्चर होगा तो हम 2 लिखेंगे, एपिफिसिस में है तो 3 लिखेंगे, मेटाफिसिस में है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ये डिनोट करता है। जो थर्ड अल्फाबेट होता है इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर होगा और उसको हम कहीं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होगा यानी उसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो उसको हम ए देंगे। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है और मल्टीपल उसमें टुकड़े हुए हैं बोन के तो उसको हम बी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये, और सॉरी, वेज शेप फ्रैक्चर हो तो बी करते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर हो तो उसको सी करते हैं। वेज शेप फ्रैक्चर होता है जैसे इस तरह से 2 पार्ट्स बन जाते हैं, इफ़ दिस इज़ योर बोन, तो वेज शेप फ्रैक्चर में ना इस तरह से होता है, यानी बोन के ना एक पार्ट ये और एक पार्ट बीच में 3 पार्ट्स बन जाते हैं। और कम्युनेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो तो फिर उसको हम सी लिख देते हैं, ठीक है। सो ये एओ क्लासिफिकेशन है, एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती बट आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट फ्रैक्चर हीलिंग, बहुत कॉमन सी चीज़ है। डिफरेंट स्टेप्स हैं फ्रैक्चर हीलिंग के, आपको पता है। सबसे पहले आपका वहाँ पर हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, हीमाटोमा के बाद सॉफ्ट कैलस बनता है, वहाँ फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, सॉफ्ट कैलस बनाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट आते हैं। उसके बाद हार्ड कैलस होता है, उसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, फिर उसके बाद उसकी रीमॉडलिंग होती है, उसको ओरिजिनल शेप और फंक्शन में रीस्टोर किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है जी डायरेक्ट बोन हीलिंग और इनडायरेक्ट बोन हीलिंग। एज द नेम इम्प्लाइज बोन हील्स डायरेक्टली विद बोन एंड विदाउट कैलस फॉर्मेशन। This is direct bone healing. It happens in an environment of cortical apposition and absolute stability with no movement or gap between the fracture fragments. ये कुछ बोन्स में ये फॉलो होती है डायरेक्ट बोन हीलिंग, जिसमें कोई कैलस नहीं बनता, बोन टू बोन खुद ही वो कॉर्टिकल बोन के कॉर्टेक्स पोर्शन होता है वो साथ मिलते हैं, एपोजिशन मतलब साथ मिलते हैं, और वो एकदम से खुद ही स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है, ना कोई वेट बेयरिंग एरिया होता है, कुछ बोन्स के अंदर ये फॉलो होता है। Indirect bone healing, it involves a transition from one tissue to another with callus formation. It is the most common form of bone healing. Following the injury, hematoma fills the gap. और वही सारा कुछ जो मैंने आपको बताया ना, वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स। पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू आ सकता है कि सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन किसके लिए है, तो ये पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन है बेसिकली। इसमें अब आपके हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है बोन फ्रैक्चर को, और इसमें फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द फाइसिस एरिया, यानी आपको पता है बच्चों की बोन में एपिफिजियल प्लेट होती है, ठीक है, ये वाली ग्रोथ प्लेट होती है जो ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये आपका एपिफिसिस है, ये आपका डायाफिसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट होती है बच्चों के अंदर। अब उसके जो इन्वॉल्व करने वाले फ्रैक्चर्स है ना, उनको सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन बेसिकली डील करती है। सो टाइप 1 में सिंपल फ्रैक्चर लाइन जस्ट इन्वॉल्विंग द फाइसिस सेल्डम अफेक्ट्स ग्रोथ। अब कभी कभार फ्रैक्चर क्या होता है, इसी ग्रोथ के अलोंग लाइन में ना फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम टाइप 1 कहते हैं, ठीक है। टाइप 2 होता है फ्रैक्चर लाइन थ्रू द फाइसिस exiting through the metaphysis producing a metaphyseal fragment seldom affects growth. अब ये देखिए, ये मेटाफिसिस में हुआ है, दिस इज मेटाफिसिस, दिस एरिया इज मेटाफिसिस, यहाँ से डायफिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ये एपिफिसिस है। मेटाफिसिस में फ्रैक्चर हुआ और मेटाफिसिस का एक और फ्रेगमेंट बन गया, बट जो ग्रोथ प्लेट है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, इट रिमेन्स द सेम, ग्रोथ इससे अफेक्ट नहीं होगी। टाइप 3 है फ्रैक्चर लाइन थ्रू द फाइसिस एग्जिटिंग थ्रू द एपिफाइसिस। अब यहाँ पर वो एपिफाइसिस के अंदर चली गई, यहाँ मेटाफाइसिस का हुआ था और उसका फ्रेगमेंट बन गया था, यहाँ एपिफिसिस का बन गया, ठीक है।
इसमें भी ग्रोथ इफेक्ट नहीं होती बट जॉइंट इफेक्ट होता है। उसके बाद टाइप 4 में आ जाए, फ्रैक्चर लाइन अक्रॉस एपिफिसिस, अक्रॉस द फिसिस एंड अक्रॉस द मेटाफाइसिस। यहाँ पर फ्रैक्चर लाइन पूरी एक्सटेंड कर रही है, मेटाफिसिस में भी, एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट में भी और एपिफिसिस में भी। ठीक है, तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब 5 वाली टाइप है क्रश इंजरी ऑफ द फाइसिस, ग्रोथ डिस्टर्बेंस इज कॉमन एंड मे बी द फर्स्ट रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ एन इंजरी। यहाँ पर क्या हुआ है, क्रशिंग हुई है और क्रशिंग की वजह से ये एरिया आपस में जुड़ गया है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया है। ठीक है, और टाइप 6 में इंजरी टू पेरिकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स बाय डायरेक्ट ट्रॉमा, रेयर इंजरी, हाई चांस ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ। जो इस कार्टिलेज होता है, इस एपिफिजियल ग्रोथ के अराउंड कार्टिलेज लगा होता है, उस कार्टिलेज के जो पेरिकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स थे ना, उनको डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने तो ग्रोथ में हेल्प करनी होती है, तो वो डैमेज हो गए तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस वाले केस के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। उसके बाद पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स में कौन कौन से फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर और टॉडलर्स फ्रैक्चर, हिस्ट्री ऑफ फॉल प्लस टॉडलर प्रेजेंट्स विद पेन इन शिन, एक्सरे अपीयर्स नॉर्मल। ठीक है, इसमें फॉल की हिस्ट्री होगी और शिन में पेन होती है, बेसिकली ये शिन में होता है, टीबिया के अंदर। उसके बाद है टॉरस फ्रैक्चर, जिसको हम बकल फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसमें भी हिस्ट्री ऑफ फॉल होगी, चाइल्ड 5 to 10 प्रेजेंट्स विद पेन, एक्सरे शोज बल्जिंग ऑफ कॉर्टेक्स, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये भी चूंकि इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से कॉर्टेक्स की बल्जिंग होगी क्योंकि बोन बेंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज ऑल्सो द सेम, और अदर सुपराकंडाइलर फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर, स्लिप्ड अपर फेमरल एपिफिसिस, ये भी हम आगे एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स, एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के अंदर पढ़ेंगे भी। उसके बाद है जी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स वो होते हैं जिसमें कोई पैथोलॉजी होती है, बोन कमज़ोर होती है, विटामिन सी की कमी है, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से, कोई जेनेटिक डिजीज़ है, बोन्स कमज़ोर हैं उसकी वजह से, तो क्या होता है कि हल्का सा भी बच्चा गिरता है ना तो उसको बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में वुमेन इन ओल्ड एज और जब ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है और लो एनर्जी स्टेट की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऐसे पेशेंट के अंदर हल्का सा भी वो गिरता है या कोई ट्रॉमा होता है तो वो फ्रैक्चर हो जाती है बोन। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मिनरल डेंसिटी एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। ऑस्टियोपोरोटिक बोन इज लायबल टू फ्रैक्चर्स विद लो एनर्जी इंजरीज। ठीक है, कॉमन साइट्स, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वो सारे लिखे हुए। उसके बाद है जी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जिसकी मैंने अभी आपको बताई, एग्जाम्पल्स बतानी है और अदर प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लेफ्ट फीमर। ट्रीटमेंट वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल्स में मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो सकती हैं, बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज दैट में इन्वॉल्व बोन्स। तो हर वो बोन की डिजीज़ जो बोन को वीक कर सकती है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कॉज कर सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखें तो वही जनरल ट्रीटमेंट या इनिशियल मैनेजमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में हम गैलोस ट्रैक्शन इन इन्फेंट्स, बैलेंस ट्रैक्शन इन चिल्ड्रन, इंटरनल फिक्सेशन बाय इंट्रामेडुलरी नेल्स इन अडल्ट्स। ठीक है, मेडुला जो बोन का मेडुलरी कैविटी होती है उसके अंदर हम लोग नेल्स लगाते हैं। ठीक है, और बोन को फिक्स करते हैं। एंड कॉज को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार बूढ़ों में तो अगर जॉइंट्स के लेवल पर हो तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ओल्ड एज में वुमेन में फीमर की नेक का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, तो वो फिर उसकी हिप रिप्लेसमेंट ही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45-year-old फीमेल प्रेजेंटेड टू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद राइट साइडेड शाफ्ट ऑफ फीमर फ्रैक्चर आफ्टर ट्रिवियल ट्रॉमा। ये ट्रिवियल ट्रॉमा से होता है, नॉर्मली वो ट्रॉमा किसी बंदे को फ्रैक्चर नहीं करता, बट इन पेशेंट्स के अंदर पैथोलॉजी होती है जिनके अंदर, उनके अंदर वो फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। शी वॉज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, और उन्होंने आपको कोई ना कोई बोन की डिजीज बताई होगी, तो फिर आपका डायग्नोसिस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाज मेड। आपने ट्यूमर्स बतानी है दैट लीड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, वो ऊपर लिखे हुए थे। ट्रीटमेंट प्लान बताना है, ठीक है, तो वो भी बता दिया हुआ है।